दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पहले की वीडियो आप लोग देख के जान गए होंगे कि हम लोग एमपी वर्ग 1 की जो हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके दोस्तों हम पूरी अपना जो फ्री बैच है हमारा, जो हम पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम एक जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इकाई 15 में है, इकाई 15 में लगा हुआ है भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई जी की दोस्तों ये रचना है, एक व्यंग्य रचना है ये। तो हमने दोस्तों पिछले वीडियो में जैसे एक एक तो रचना का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन एक एक रचना का कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम भोला राम का जीव जो एक व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई जी की, तो आज इसका दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। एमपी वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम में लगी हुई है, भोला राम का जीव व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई जी। आप लोगों को दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को पूरे जो फ्री बैच चल रहा है अपना एमपी वर्ग 1 का हिंदी की मुख्य परीक्षा का, तो सभी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे और हम पूरा पाठ्यक्रम इसमें तैयारी करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा और सुझाव अपने ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसलिए हमको पसंद नहीं आया वीडियो, डिसलाइक किया गया। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। और दोस्तों एक चीज़ ये भी बता दें कि अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं आपको मोबाइल नंबर लिखे भी दे रहा हूँ दोस्तों एक बार। ये हमारा मोबाइल नंबर है 94 54 680 548। ये दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर है। जिस भी किसी को भी पीडीएफ प्राप्त करना हो इस नंबर पे 9454680548 इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अपने विषय पर आते हैं, अपनी रचना भोला राम का जीव पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रचना के पढ़ने के पहले दोस्तों हम हरिशंकर परसाई जी का जन्म, उनका जो जीवन परिचय है उसको हम, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो हमारी जो रचना है भोला राम का जीव उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हरिशंकर परसाई जी, ये इनका जीवन परिचय है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये इटारसी और नागपुर गए। बाल्यावस्था में ही कला एवं साहित्य के प्रति इनका गहरा लगाव था। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक थे। ये दोस्तों प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध है? व्यंग्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। व्यंग्य लेखक थे। इन्होंने व्यंग्य साहित्य को नई दिशा दी। आपके व्यंग्य समाज की कुत्सित मनोवृत्ति को उजागर कर सामाजिक नैतिकता की चीर फाड़ करते हैं। साथ ही समकालीन राजनीति की विसंगति व विद्रूपता पर तीखी चोट करते हैं। वे सुधारने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करने के लिए लिखती हैं। इनका इस महान व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। इनकी दोस्तों जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज आदि व्यंग्य रचनाएं हैं। अब आपकी समग्र रचनावली भी प्रकाशित हो चुकी है। परसाई रचनावली के नाम से इनकी समग्र रचनावली प्रकाशित हुई है। दोस्तों, परसाई जी की भाषा में जिंदा दिली व फक्कड़पन है। इसमें लोक प्रचलित भाषा के नपे तुले चुभते हास्यपूर्ण शब्द हैं जो पाठक के हृदय को भेदते हैं और गुदगुदाते भी हैं। इनकी रचनाओं में हास्य की मस्ती व सरलता है, वहीं पैनापन भी है। इनकी भाषा लोकपरक है, शब्द का प्रयोग प्रभावी एवं सटीक है। परसाई जी ने अपने लेखन में सामाजिक विसंगतियों पर अपनी तीखी कलम से कठोर प्रहार किए हैं। हास्य व्यंग्य के द्वारा भ्रष्टाचार, मानसिक दुर्बलता, राजनीति व अनीतियाँ हों या रिश्वतखोरी, सब पर करारी चोट करने से वे चूके नहीं हैं। आपके पैने व्यंग्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। दोस्तों, ये था हमारा जीवन परिचय हरिशंकर परसाई जी का। आप लोगों ने, और इनकी जो दोस्तों रचनाएं हैं आप लोगों ने जो पढ़ी हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे परीक्षा में 100% अवश्य पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर से एक बार इनकी रचना देख लीजिए।
तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ये इनकी व्यंग रचनाएं हैं। इनको दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम अपनी रचना पे आते हैं, भोला राम का जीव, जो हमारी रचना है। इसका पहले दोस्तों सारांश देख लेते हैं कि इसका केंद्रीय भाव क्या है इस रचना का, इसका सार क्या है इस रचना का, फिर इसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भोला राम का जीव वर्तमान भ्रष्टाचार पर एक सटीक व्यंग है। प्रस्तुत व्यंग में पौराणिक प्रतीकों का अवलंबन लेते हुए भोला राम नामक एक साधारण व्यक्ति की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के पश्चात आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक चित्रण है। समय पर पेंशन न मिलने के कारण भोला राम की जीवात्मा मरने के पश्चात भी पेंशन प्रकरण से संबंधित कागजों में अटकी है। उसकी आत्मा पेंशन प्रकरण के निराकरण हुए बिना स्वर्ग भी जाना नहीं चाहती। व्यंग अत्यंत मार्मिक है तथा हृदय में करुणा उत्पन्न करता है। परसाई जी ने इस व्यंग के माध्यम से नौकरशाही, लाल फीताशाही, घूसखोरी तथा प्रशासकीय लेट लतीफ़ी की ज्वलंत समस्याओं पर करारा प्रहार किया है। व्यंग में पैनेपन के साथ साथ शिष्ट हास्य का भी समावेश है तथा वर्तमान व्यवस्था के अन्य पक्षों को छुआ है। व्यंग भ्रष्ट तथा असंवेदनशील व्यवस्था की ओर सहज रूप से ध्यानाकर्षित करता है। व्यंग का उद्देश्य मात्र त्रुटियों को उजागर करना और किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में पर दुख कातरता, संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता की भावना जगाना है। ये दोस्तों इसका सारांश था, भोला राम का जीव, जो हमारी रचना लगी हुई है। अब दोस्तों हम इसका जो विस्तार से इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे इस रचना का, जो हमारी रचना है भोला राम का जीव, व्यंग रचना हरिशंकर परसाई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर देख रहे थे। गलती पकड़ नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी दल ने मरने के बाद दुर्गति के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए।
धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोलकर बताया, भोला राम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के, 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से यही जवाब मिलता, विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं से करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी का उनसे विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रिकू ही पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। मैं फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे ने चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए?
आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका भी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मी मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है मगर। साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी ही देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। यह पेंशन का आर्डर आ गया? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये हमारी रचना थी भोला राम का जीव, जो रचना है लगी हुई है इकाई 15 में। ये दोस्तों हमारी रचना थी भोला राम का जीव। आप लोगों को इस दोस्तों वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से अध्ययन करने को मिली होगी इस रचना को। और भी दोस्तों आगे हम नई नई रचनाएं जो हमारी लगी हुई हैं, हमारी पाठ्यक्रम में हमारे लगी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अध्ययन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।